Hello students, today we are going to discuss relation of partners to the third parties यानी जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके थर्ड पार्टीज के साथ क्या रिलेशंस होंगे। ये थर्ड पार्टीज कौन है? जैसे कि हमारे सप्लायर्स हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनके साथ क्या रिलेशंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग जो इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है उसका मतलब क्या है कि एक पार्टनर जो है वो एज अ ओनर और एज अ एजेंट पार्टनरशिप फर्म का काम करता है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर एज अ ओनर और एज अ एजेंट काम करता है। एज अ ओनर का मतलब क्या है कि जो भी वो काम कर रहा है, वो पार्टनरशिप जो भी उसके द्वारा काम किया जा रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म वो काम कर रहा है। यानी वो पार्टनरशिप डीड के अंदर रहते हुए कोई भी काम अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर सकता, बल्कि पार्टनरशिप के बिहाफ पर ही वो काम करता है। और एजेंट के फर्म में कि वो अपने सभी कार्यों के लिए फर्म के प्रति लायबल होगा, यानी जवाबदेही होगा। जो भी वो काम कर रहा है एज अ एजेंट, वो उनके लिए जवाबदेह होगा। ठीक है? वो हर काम के लिए। और वो जो पार्टनर है एज़ अ ओनर वो क्या होगा, वो अपने थर्ड पार्टीज़ के प्रति भी लायबल है। एज़ अ ओनर जो भी वो काम करता है वो थर्ड पार्टीज़ के प्रति जवाबदेह होगा। और एज़ अ एजेंट जो भी वो काम कर रहा है वो अपने जो उसके पार्टनर्स हैं, यानी जो को पार्टनर्स हैं उसके साथ, उनके लिए भी वो लायबल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एज़ अ ओनर वो जो भी काम करता है फर्म के बिहाफ पर करता है, और एज़ अ एजेंट वो जो भी काम कर रहा है उनके लिए वो फर्म के प्रति लायबल है, यानी जवाबदेही होगा। ठीक है? ये लाइट उस क्या कहते हैं, इम्प्लाइड राइट कहलाता है ये पार्टनर का, जो कि उसे ये अधिकार देता है कि वो फर्म के बिहाफ पर काम कर सके और फर्म उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी भी होगी, और उसको अपनी विद इन द अथॉरिटी या विद इन द लिमिट्स काम करना है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 19 हमें क्या बताता है? पार्टनर्स को इम्प्लाइड राइट क्या मिले होते हैं। इम्प्लाइड राइट का मतलब क्या है कि उसे जो अथॉरिटीज मिली हैं, पार्टनर्स उसको जो अथॉरिटी है वो उस अथॉरिटी में रहकर फर्म के बिहाफ पर कमिटमेंट कर सकता है। यानी अब फर्म क्या है, फर्म तो एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है, वो खुद कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती, लेकिन उसके जो पार्टनर्स हैं वो एज अ इम्प्लाइड अथॉरिटी के रूप में फर्म के लिए कमिटमेंट कर सकते हैं। और वो कमिटमेंट कर रहा है वो बाकी अन्य पार्टनर्स के ऊपर भी बाइंड होगा और फर्म इटसेल्फ के ऊपर भी बाइंड होगा। यानी मान लीजिए एक पार्टनर ने 500 वॉचेस सेल करने का ऑर्डर दे दिया है मिस्टर सी को, तो जो अन्य पार्टनर्स हैं उनको भी वो ऑर्डर पूरा करने में मदद करनी पड़ेगी, और फर्म को भी वो ऑर्डर पूरा करना होगा, क्योंकि फर्म पार्टनर के पास ये इम्प्लाइड अथॉरिटी थी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कंडीशंस फॉर इम्प्लाइड अथॉरिटी। यानी पार्टनर्स को इम्प्लाइड अथॉरिटी किन किन कंडीशंस में मिलती है। अगर एबीसी 3 पार्टनर है तो उन्हें किस किस कंडीशन में इम्प्लाइड अथॉरिटी मिल पाएगी, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, एवरी वर्क शुड बी इन द नेम ऑफ द फर्म। यानी जो भी काम वो कर रहा है वो फर्म के नाम पर ही वो काम करना होना चाहिए। वो अपने नाम से कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो फर्म के एजेंट के रूप में ही काम करेगा। ठीक है? वो पर्सनली भी लायबल होगा अपने द्वारा किए गए काम के लिए। नेक्स्ट, एवरी एक्ट शुड बी रेलिवेंट फ्रॉम द फर्म्स बिजनेस। जो भी वो काम करेगा वो फर्म के बिजनेस के साथ रेलिवेंट होना चाहिए। मान लीजिए फर्म बिजनेस कर रही है किसी और चीज का और वो सेल परचेज कर रहा है किसी और चीज की, तो इसके लिए फर्म जो है वो लायबल नहीं होगी, वो इटसेल्फ खुद ही लायबल होगा। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, एवरी एक्ट शुड बी इन द लिमिट। जो भी पार्टनर है उसको अपनी लिमिट्स में रहकर ही काम करना होगा। अगर वो अपनी लिमिट्स से बाहर जाकर काम करता है और इसके लिए थर्ड पार्टी को सूचना नहीं है, तो फर्म को उसकी द्वारा किए गए गलत कामों के लिए भी भुगतान करना पड़ सकता है। ठीक है? अब फर्म
तभी लायबल होगी जबकि थर्ड पार्टी को पता नहीं है। अगर थर्ड पार्टी को ये पता है कि वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम कर रहा है, तो फर्म उसके लिए लायबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है? एवरी एक्ट every act done by the partner shows that it is done by the agent of other partners। एक पार्टनर जो भी काम कर रहा है उसको अन्य पार्टनर्स के एजेंट के रूप में ही काम करना होगा। मान लीजिए कि एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए कोई काम कर रहे हैं, तो बी और सी के बिहाफ पर भी वो काम करेंगे। यानी कि बी और सी काम करते तब भी वही काम होता जो कि मिस्टर ए कर रहे हैं, और वो फॉर्म के बिहाफ पर भी वो काम कर रहे हैं। सो दीज आर द कंडीशंस। जब ये कंडीशंस पूरी होंगी तभी किसी पार्टनर को इम्प्लीफाइड इम्प्लीफाइड अथॉरिटी प्राप्त होगी। यानी फॉर्म जो है वो तभी उसके साथ होगी और उसके डिसीजंस में सपोर्ट करेंगे फॉर्म भी और पार्टनर्स भी। नेक्स्ट क्या है? एक्ट्स विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। वो कौन कौन से काम कर सकता है एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर? अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि फर्म लायबल तभी होगी जबकि वो ये उसके द्वारा किए गए कार्यों से ये शो होगा कि वो फर्म के बिहाफ पर ही काम कर रहा है, अपने पर्सनल इंटेंशन के लिए काम नहीं कर रहा। यानी ही इज एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ फर्म और एज अ एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है? इम्प्लाइड पार्टनर इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो पार्टनर्स की लिमिटेड अथॉरिटी उसे दी जाती है। उसको डे टू डे ऑपरेशंस को करने के लिए इतनी अथॉरिटी दी जाती है कि वो डे टू डे रूटीन का काम बहुत आराम से कर सके। ठीक है? और वो बाकी अदर पार्टनर्स को भी बाइंड करता है अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए, और फर्म को भी बाइंड करता है अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए। फर्स्ट क्या है? द पार्टनर कैन बाय गुड्स दैट आर रिलेटेड टू फर्म्स बिजनेस। यानी कि वो जो फर्म का बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स को परचेज और कर सकता है, परचेज और सेल कर सकता है। ये उसे अधिकार प्राप्त है। यानी ये एक्टिविटीज वो कर सकता है अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी में रहते हुए। नेक्स्ट क्या है? ही कैन सेल गुड्स ऑन हिज बिहाफ, ऑन द फर्म्स बिहाफ। वो फर्म के बिहाफ पर गुड्स बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है। ठीक है? लेकिन वो फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर वो फर्म के बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज बेचता या खरीदता नहीं है तो इसके लिए फर्म लायबल नहीं होगी। नेक्स्ट, ही कैन रिसीव मनी, जो कि फर्म ने उधार दी हुई है और उसके लिए वो रिसिप्ट भी दे सकता है। यानी पार्टनरशिप ने अगर कोई फर्म मनी उधार ली हुई है तो वो उसके लिए पैसा रिसीव भी कर सकता है और रिसिप्ट भी दे सकता है। नेक्स्ट, ही कैन पे अ बिल ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म और एक्सेप्ट अ बिल। अगर फर्म के कोई बिल्स ड्यू हैं तो वो फर्म के बिहाफ पर बिल्स को पे कर सकता है और ऐसे ही वो बिल्स को रिसीव भी कर सकता है। नेक्स्ट, ही कैन फर्म की गुडविल और प्रॉपर्टी के ऊपर पैसा उधार ले सकता है, लेकिन उस पैसों का यूज फर्म के पर्पज से ही किया जाना चाहिए। फर्म के कार्यों के लिए ही, उसके पर्सनल यूज के लिए वो पैसा यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट, वो फर्म के बिजनेस को रन करने के लिए वर्कर्स को हायर कर सकता है। यानी व्यक्तियों को काम पर लगा सकता है, जैसे वॉचमैन हो गया, पेंटर हो गया, स्वीपर हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट, he can appoint a lawyer to fight a case against the firm। वो लॉयर यानी वकील को अपॉइंट कर सकता है ताकि वो फर्म के बिहाफ पर केस लड़ सके। लेकिन क्या हो सकता है, उसे ध्यान देना होगा कि जो लॉयर है वो फर्म के बिहाफ पर ही काम करे। ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस देख लेते हैं। क्या-क्या काम वो नहीं कर सकता इम्प्लॉइड अथॉरिटी में, क्या-क्या उसे लिमिटेशंस है। फर्स्ट, ही कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट। वो खुद क्योंकि एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो वो किसी और एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अ थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर मान लीजिए वो एबीसी खुद पार्टनर है तो वो किसी थर्ड पार्टी के साथ किसी नई पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं कर सकता। ओके? ये उसके ऊपर लिमिटेशन है। ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज अथॉरिटी टू थर्ड पार्टी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एबीसी 3 पार्टनर है तो मिस्टर ए उसमें से अपनी अथॉरिटी जो है वो मिस्टर डी को या ई को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसे अपने काम खुद ही करने होंगे। नेक्स्ट, ही कैन
पर्सनली ही कैन नॉट पर्सनली मेक अ कॉम्प्रोमाइज अगेंस्ट अ सूट ऑफ अ फर्म। यानी कि अगर फर्म के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, तो वो खुद से ये डिसीजन नहीं ले सकता कि कितने में कॉम्प्रोमाइज करना है, कहाँ पर केस को विथड्रॉ करना है, कहाँ पर नया केस फाइल करना है। उसके लिए सभी पार्टनर्स को मिलकर डिसीजन लेना होगा, यानी वो खुद से कोई अकेले फैसला, मुकदमों से रिलेटेड कोई फैसला वो नहीं ले सकता। ठीक है? नेक्स्ट, अब क्या है? ही कैन नॉट आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता के लिए वो कोई भी ऐसे डिसीजंस नहीं दे सकता आर्बिट्रेशन के लिए। ठीक है? एनी कोई भी डिस्प्यूट जो चल रहे हैं फर्म के अगेंस्ट, उनमें मध्यस्थता यानी बीच बचाव का काम वो नहीं कर सकता। ही कैन नॉट ऑपरेट एन बैंक अकाउंट फ्रॉम हिज ओन नेम ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। यानी वो अपने नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। जो बैंक अकाउंट्स खुलेंगे वो किसके नाम पर खुलेंगे? सिर्फ और सिर्फ फर्म के नाम पर। ही कैन नॉट परचेज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है? ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म के बेस पर वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। जैसे सारे पार्टनर्स मिलकर ही डिसाइड करेंगे और वो अगर कोई खरीदी जाएगी तो फर्म के नाम पर खरीदी जाएगी, लेकिन वो खुद नहीं खरीद सकता अकेला व्यक्ति। ही कैन नॉट मेक अ कॉम्प्रोमाइज के साथ ही कैन नॉट मेक अ कॉम्प्रोमाइज विद द डेटर्स और राइट ऑफ डेब्ट्स। यानी कि वो डेटर्स जो हमारे देनदार हैं, उनके साथ वो कोई कॉम्प्रोमाइज अकेला नहीं कर सकता जब तक कि सभी पार्टनर सहमत ना हो। और ना ही कि कोई भी जो डेट्स पुराने हो जाते हैं उन्हें हम राइट ऑफ करते हैं, सबको पता है ना ये बात। तो वो अपने आप अकेला ही उनको राइट ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है? सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी। मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एम्प्लॉयड अथॉरिटी, वो क्या होती है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी वो होती है जब कोई पार्टनर एज अ ओनर और एज अ एजेंट काम करता है। एज अ ओनर वो अपने द्वारा फर्म के बिहाफ पर काम करता है और एज अ एजेंट वो अपने द्वारा किए गए कामों के लिए फर्म के प्रति और अपने को पार्टनर्स के प्रति लाइबल होता है। अब इसमें मैंने आपको क्या-क्या बता दिया? मैंने आपसे डिस्कस किया कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर वो कौन-कौन सी उसे अथॉरिटी मिली हुई हैं, वो कौन-कौन से एक्ट परफॉर्म कर सकता है और क्या कुछ लिमिटेशंस हैं जो काम वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ योर एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन पार्टनर्स एम्प्लॉयड अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? सभी, अब मान लीजिए सभी पार्टनर्स को एम्प्लॉयड अथॉरिटी मिली हुई है, लेकिन कभी-कभी उसकी अथॉरिटी पे कुछ एक्सटेंशन या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, यानी उसे अपने डे टू डे रूटीन कामों को, अपने अधिकारों को यूज करने में पाबंदी लगा दी जाती है। ठीक है? सेक्शन 20 के अनुसार अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट के अनुसार, म्यूचुअल कंसेंसस के अनुसार पार्टनर्स ये डिस्कस कर लें कि वो किसी पार्टनर्स की अथॉरिटी को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। ठीक है? लेकिन वो अथॉरिटी अ, जो वो अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगी है वो सिर्फ पार्टनर्स को ही पता है, वो थर्ड पार्टी को नहीं पता है। ठीक है? और वो एग्रीमेंट मान लीजिए थर्ड पार्टी को नहीं पता है, तो क्या होगा? वो जो भी काम करेगा, जो भी कमिटमेंट करेगा, उसके लिए फर्म भी लायबल होगी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को नहीं पता था और थर्ड पार्टी ने एग्रीमेंट में एंटर कर लिया है उस पार्टनर के साथ, जबकि उसे ये अथॉरिटी नहीं थी, तो फर्म उसके लिए लायबल होगी। ठीक है? अगर थर्ड पार्टी को काम करने से पहले, एग्रीमेंट में एंटर होने से पहले ये पता है कि इसकी अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड है, और तो क्या होगा? इसके अंदर फर्म जो है, फर्म को वो थर्ड पार्टी लायबल नहीं बता सकती। यानी कि अगर किसी पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी है हमने, हमें पता चला कि वो फेथफुल काम नहीं कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, करप्ट है बंदा, तो क्या करते हैं सारे पार्टनर्स मिलके उसकी अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर उस पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया और मान लीजिए उस थर्ड पार्टी को पता भी नहीं था कि उसकी अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी है पार्टनर्स ने, तो क्या होगा? ऐसे में वो फर्म को जवाबदेही ठहरा सकता है, वो फर्म को पर केस डाल सकता है और फर्म को उसे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को पता होता है कि इसकी अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट है, तब भी वो फर्म उस बंदे के साथ एग्रीमेंट करती है, तो वो फर्म उसके लिए लायबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉयड अथॉरिटी इन इमरजेंसी। इसका मतलब क्या है? ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसका मतलब है कि
जो भी एक नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला बंदा है, इमरजेंसी की सिचुएशन में वो जो डिसीजन लेता, वही डिसीजन इम्प्लाइड अथॉरिटी वाला व्यक्ति भी ले सकता है। यानी उसकी अथॉरिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इमरजेंसी की कंडीशन में, आपातकालीन परिस्थिति में, कोई भी नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला बंदा जो काम करता, वो काम कोई भी पार्टनर कर सकता है। ठीक है? फर्म लायबल होगी ऐसे सभी कार्यों के लिए जो कि उसने अपने लिमिट से बाहर जाकर भी किए हैं। ऐसे सभी कार्यों के लिए भी फर्म लायबल होगी क्योंकि उसने वो सारे काम इमरजेंसी में करे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21। ठीक है? फर्म जो भी पार्टनर को वही सेम राइट है जो कि एक एजेंट को राइट होते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? मोड ऑफ अप्लाइंग इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लॉयड अथॉरिटी को अप्लाई करने के मोड। ठीक है? सेक्शन 22 के अनुसार कोई भी अदर पार्टनर, कोई भी पार्टनर जो है वो क्या कर सकता है, अपनी अथॉरिटी को यूज करने के लिए अगर कोई पेपर मैंडेट करता है, कोई काम करता है अपनी अथॉरिटी को यूज करने के लिए, तो उन सभी डिसीजंस के लिए फर्म लायबल होगी और उन सभी कार्यों के लिए, क्योंकि उसने वो सारे काम फर्म के बिहाफ पर करे हैं और अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी में करे हैं, इसलिए फर्म उन सभी कार्यों के लिए लायबल होगी। So these are your implied authority, limitations of implied authority, and expansion and restriction on implied authority. These ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। व्हाट इज implied authority, what are the limitations of implied authority, or what are the conditions in which a partner can use his implied authority, or what are the restrictions on implied authority. So आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और आंसर करोगे। आपको जब भी हम बीआरएफ के अंदर मेन मंत्र यही है सक्सेस का कि whenever you write any single point, try to cut short with the एग्जाम्पल। यानी आपको अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको हर बात के साथ एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसे ही आपको अपने आंसर शीट में एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे। अगर आप अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए एग्जाम्पल्स को यूज नहीं करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हेडिंग में बोल्ड में ब्लैक पेन से लिखिए उदाहरण या एग्जाम्पल, और उसके बाद अपना एग्जाम्पल लिखिए, ताकि जो पेपर चेकर है उसको पता चल सके कि आपने क्या लिखा है, आप क्या कहना चाहते हो। अपनी बात को क्लियर करना एग्जाम्पल से बहुत जरूरी है। तो बीआरएफ के अंदर अगर आप गुड मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि बीआरएफ टोटली थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, ये आपको बताने होंगे। सेक्शंस भले ही अगर आपको याद नहीं रहे, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको कोट करना मैंडेटरी है, तभी आप अपने आंसर्स में अच्छे मार्क्स ले पाओगे। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके 80 में से 75 मार्क्स भी आए हैं बीआरएफ के अंदर, बाय पुटिंग by putting more and more examples in your papers. So keep learning. I'll share the next video very soon.